अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो व्यूज मेकर्स। मैं हूं आपके साथ ज़रिया बारिफ। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे वफाकी काबीना के अहम इजलास के हवाले से, जहां पर अवामी फैसले तो होते ही हैं, अवामी मसाइल तो सुने जाते ही हैं, लेकिन इस इजलास के दौरान आज दिलचस्प सूरत हाल उस वक्त बनी जब हमने देखा कि वज़ीर आज़म इमरान खान अपनी ही जमात के कुछ करीबी सियासी रहनुमाओं को ये नसीहत देते हुए दिखाई दिए कि वो ज़ाती झगड़ों के हवाले से ज़रा कम बयानबाजी करें। इसका पार्टी पर असर होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा प्रोग्राम में हम बात करेंगे नैब की अहम कार्रवाइयों के हवाले से, क्योंकि आज दो साबिक वज़राए आज़म की नैब में तलबी हुई, जिसमें जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब भी शामिल हैं और शाहिद खाकान अब्बासी को भी आज नैब की जानिब से तलब कर रखा गया था। और प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में बात करेंगे, आखिरी हिस्से में बात करेंगे पाकिस्तानियों के पसंदीदा खेल क्रिकेट के हवाले से, जिस पर पिछले चंद सालों से वो काफ़ी हद तक कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कभी हम ये सुनते थे, भारत की तरफ से ये बयान सामने आता था कि क्रिकेट नहीं होने दी जा रही, पाकिस्तान मेजबानी नहीं कर सकता या पाकिस्तान के साथ खेलेंगे नहीं। तो ऐसे बयानात जिनकी अक्सर पाकिस्तान खुद मुखालिफत करता रहा है, आज ये वफाकी हुकूमत, हमारे हुक्मरान जमात और हमारे हुक्मरान ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि IPL के होने वाले जो मैचेस हैं उन्हें पाकिस्तान में नशर नहीं किया जाएगा। तो इन तमाम टॉपिक्स पर बात करने के लिए प्रोग्राम में जो मेरे साथ मौजूद है, मेरे मेहमान, उनका तारुफ मैं आपसे करवा दूं। जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। वेलकम टू द शो सर। इसके साथ साथ मुशर्रफ ज़ैदी सीनियर तज्ज़ियाकार और कॉलम निगार हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। बैरिस्टर शुएब रज़ाक साहब, कानूनी राय हम उनसे जानेंगे और पूछेंगे कि जो आज नैब में तलबी हुई है दो साबिक वज़राए आज़म की, वो कितनी इंपॉर्टेंट रही। और इसके साथ साथ आसमा वदूद साहिबा भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रही हैं। तो साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं, हमारे पांचवें मेहमान सीनियर सहाफ़ी मंसूर अली खान हैं, प्रोग्राम में हमें वो भी ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस मंसूर। तो प्रोग्राम के पहले टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन के झगड़े के हवाले से। और क्या शाह महमूद कुरैशी ने वक्त गुस्से का इजहार किया या फिर कोई बड़ा सियासी खेल खेला जा रहा है? आज हमने देखा कि वफाकी काबीना के इजलास में जहां एक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन को इल्जाम तराशी और झगड़े से रोके जाने का कहा, तो दूसरी तरफ दोनों की तारीफ करते हुए भी वो दिखाई दिए। सवाल यह है कि क्या इमरान खान हुकूमत करने के लिए रवायती मसलहत पसंदी के ताबे होते चले जा रहे हैं? एक सियासी नुक्ता है, लेकिन एक सहाफी इसको किस नजरिए से देखता है? तो सबसे पहले मैं मंसूर आपको पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूंगी, क्या लग रहा है आपको? देखिए, मेरे ख्याल में सबसे पहले अगर किसी भी शिप के अंदर या किसी भी टीम के अंदर, मैं चूँकि हमारे कप्तान है तो मैं क्रिकेट की इस्तेलाह इस्तेमाल करता हूँ, जब भी कोई पैनिक सिचुएशन आती है तो सबसे पहले टीम के अंदर डिसइंटीग्रेशन शुरू होती है, इल्ज़ाम तराशियों का सिलसिला शुरू होता है, एक दूसरे की राय बुरी लगना शुरू हो जाती है, एक दूसरे के अगेंस्ट ब्लेम गेम शुरू हो जाती है। हमें शायद कल के वाक़यात के बाद ये लगा कि जहांगीर तरीन और शाह महमूद कुरैशी साहब के दरमियान ही बहुत बड़े एक कोई झगड़ा हुआ है, लेकिन ये कोई नई बात नहीं है, ये ग्रुप बंदी कई सालों से है। सिर्फ डिफरेंस ये था कि इमरान खान साहब की लीडरशिप की वजह से वो जो आपस में ग्रुप बंदी थी वो दब जाती थी, लेकिन वक्फे के बाद वो बाहर आ जाती थी। आपको याद रखना होगा कि सूबाई असेंबली के जो इलेक्शन हुए थे, शाह महमूद कुरैशी साहब जब वो इलेक्शन हारे थे, उसका सारा जिम्मा वो जहांगीर तरीन साहब के ऊपर डालते थे और उनके हमेशा ज़हन में बात रहती थी कि चीफ मिनिस्टर पंजाब तक की सीट तक का अगर मेरा किसी ने रास्ता रोका है तो वो जहांगीर तरीन साहब ने रोका है। ये जो हालिया दौर के अंदर कल हमने जो कुछ भी देखा पूरे पाकिस्तान के सामने, उसका रास्ता भी एक दफ़ा फिर से शाह महमूद कुरैशी साहब CM हाउस पंजाब की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि जहांगीर तरीन साहब एक दफ़ा फिर उनका रास्ता रोक रहे हैं और वहाँ पे जाने नहीं दे रहे, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ये बात अब क्लियर हो चुकी है कि उस्मान बुज़दार साहब हैज़ टू गो आउट। उनकी पावर्स क्लिप कर दी गई हैं और आहिस्ता आहिस्ता जो है उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। हु विल बी द नेक्स्ट कैंडिडेट? डिस्कशन लाहौर के अंदर अब इस वक्त ये हो रही है और शाह महमूद कुरैशी साहब को ये लगता है कि जहांगीर तरीन साहब जो है वो उनके रास्ते की सबसे बड़ी हर्डल है। ठीक है, तो हम यही देख रहे हैं कि इमरान खान साहब जो है वो रवायती मसलहत पसंदी का शिकार दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, हाँ के साथ आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। अमजद शुएब साहब, आप किस राय का इजहार करेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि शाह महमूद कुरैशी साहब की अपनी जो भी उनसे पुरानी मुखासमत है वो होती रहे, लेकिन इस पॉइंट पे उनका उसूली मौक़िफ़ मेरे ख्याल में दुरुस्त है। आपने एतराज़ किया कि जहांगीर तरीन जो कि नाअहल हैं उनको सरकारी मीटिंग्स में नहीं बैठना चाहिए, बिल्कुल दुरुस्त है। मरियम नवाज़ भी की जाती थी कि वो बाज़ औक़ात प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग्स में होती हैं, तो बहुत एतराज़ होता था कि उनका कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं है। लिहाजा असूल किसी के लिए, एक के लिए अगर आप वज़ा कर लें तो वो फिर असूल तो असूल है, सब पे लागू होना चाहिए। इसी तरह जैसे उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट का वो भी बात दुरुस्त है कि एक जजमेंट जब आपको आ चुकी है कि एक आदमी नाअहल है
तो वो आपकी प्राइवेट मीटिंग्स में तो आ सकता है, लेकिन आप सरकारी मीटिंग्स में उसको नहीं बिठा सकते। लिहाजा अगर मशावरत करनी हो तो जहांगीर तरीन से मशावरत की जा सकती है प्राइवेट कैपेसिटी में। प्राइम मिनिस्टर उसको जब भी चाहें अपने ऑफिस में बुलाएं, मशावरत करें। लेकिन मेरा ख्याल है ये बहुत गलत मिसाल होगी कि अगर उनको सरकारी मीटिंग्स में बिठाया जाए। दूसरी तरफ ये है कि इमरान खान ने जो बात की वो भी दुरुस्त है इस लिहाज से कि आपके अपने आपस के झगड़े हैं, उनको पब्लिक में ला के अगर आप इस तरह उछालें तो पार्टी के मफाद के लिए वो मुनासिब नहीं, दुरुस्त नहीं, पार्टी के मफाद के ख़िलाफ़ है वो। लिहाजा इन दोनों हजरात ने मेरे ख्याल में कोई थोड़ा सा जल्दबाजी की और कोई इतना मेच्योरिटी का मुजाहरा नहीं किया। इनको चाहिए था कि अपनी शिकायत प्राइम मिनिस्टर के पास लेके जाते और वहीं फैसला करवाते। बहरहाल ये पब्लिक में अब आ चुका है, अब सब जानते हैं। तो मेरा अपना ख्याल है कि शाह महमूद कुरैशी का असूली मौक़िफ़ है और प्राइम मिनिस्टर को उसको सुनना चाहिए। तो आपकी राय इस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कि खान साहब वाकई रवायती मसले पसंदी दिखा रहे हैं? मेरा ख्याल है क्योंकि ये जो एक चीज़ जब आप खुद किसी वक्त पे क्रिटिसाइज़ करते रहे और अब आप उससे हट गए हैं और वही चीज़ आप खुद कर रहे हैं, जैसे जुल्फ़ी बुखारी की अपॉइंटमेंट के मामले में भी हुआ था। और इसमें जो ये मकसद यह है कि अल्टीमेटली आप कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, आप अपनी रवायती आप आ रहे हैं वापस रवायती सियासत की तरफ। वो उसूलों पे जो मबनी सियासत आप कहा करते थे वो गालिबन नहीं है। ठीक है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। मुशर्रफ ज़ैदी, आप किस राय का इजहार करेंगे? आपको क्या लग रहा है, किस तरह मामले को देख रहे हैं? देखिए, शुक्र है कि ये बात जो है छेड़ी शाह महमूद कुरैशी ने, और शुक्र है कि जहांगीर खान तरीन साहब के दिफा में इतने सारे अहम वज़रा जो है उन्होंने जो है जवाब दिया। और उसके बाद कल पूरे दिन हमने इसके बारे में बात की, आज बात कर रहे हैं। उम्मीद है कि अगले 4 साल हम इसी पे बात करते रहेंगे, क्योंकि सबसे अहम मसला पाकिस्तानी अवाम को और रियासत पाकिस्तान को, सबसे अहम नेशनल सिक्योरिटी का मसला, इकोनॉमी का मसला जो है वो तो यही है कि इस मीटिंग में कौन बैठ रहा है और किसका ईगो जो है वो हर्ट हो रहा है, और कौन जो है दिल जला है क्योंकि उनको पंजाब नहीं मिला, और कौन जो है वो अहम है क्योंकि वो फ़ौज से जो है बात करने में जो है वो ज़्यादा एक कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट है, और कौन जो है उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कितनी लंबी होती है। ये असल इश्यूज़ हैं पाकिस्तान जो फेस कर रहा है, और हमें शुक्रगुजार होना चाहिए खान साहब की लीडरशिप पे और PTI की साफ शफाफ जो सेकंड टियर लीडरशिप है। मैं तो खराज तहसीन पेश करता हूँ दोनों जहांगीर खान तरीन साहब को भी और शाह महमूद कुरैशी साहब को भी। तो आपने भी यही पॉइंट ऑफ व्यू दिया है कि खान साहब जो हैं वो रवायती मसले पसंद दिखा रहे हैं, जो माजी में पहले होता रहा है। नहीं, खान साहब कभी ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक साफ और ईमानदार लीडर हैं। अच्छा। और मैं समझता हूँ ये आप उनके खिलाफ जो है बात कर रही हैं, और मैं चैनल के खिलाफ भी जो है शिकायत होनी चाहिए कि इस तरह के सवालात किए जा रहे हैं कि खान साहब को बुरा दिखाया जाए। ये बहुत, मैं समझता हूँ बहुत बुरी बात है। अच्छा। आप डिसहार्ट कर रही हैं लोगों को और तब्दीली लाने वालों को, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। चले, आसमा वदूद कितना इत्तेफाक करी, जरा उनसे बात कर लेते हैं। आसमा, आप क्या कहेंगी? देखिए जी, ये कहना जैसे शाह महमूद साहब और तरीन साहब का जो डिसएग्रीमेंट है उसूली मौक़िफ़ के बेस पे पॉलिटिकल पार्टीज़ में डिफरेंसेस आते हैं। आप हम अगर अपने मुल्क से बाहर, अपने मुल्क के एग्जांपल तो हम देते रहते हैं, मगर हम कहते हैं ना कि हम एवॉल्विंग डेमोक्रेसी हैं, हमें इतना पता नहीं है। अमेरिका में अगर हम देखें तो ट्रम्प और जॉन मैकेन, इवन जॉन मैकेन की वफ़ात के बाद एक कंसेंसस पे नहीं आ सके, उनकी डेथ के बाद भी एक कंस्पिरेसी उनके डिफरेंसेस के हवाले से जारी रही। देखिए, ये चीज़ डेमोक्रेसी का हिस्सा है। आपकी एक उसूली मौक़िफ़ है, मैं बिल्कुल शाह महमूद साहब के साथ एग्री करती हूँ। जब एक स्टैंडर्ड है तो उसको उसी मुताबिक लागू होना चाहिए क्रॉस द बोर्ड। उसमें अपनी पार्टी और अपोजिशन के हवाले से डिवीजन नहीं आनी चाहिए। उस पर डिफरेंस आ सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म और इसे इस तरह से पब्लिक प्रॉपर्टी बनाना, जिसे पब्लिक प्रोडक्ट बनाना जिसमें लोग कैश करें और प्ले अपॉन करें, और जैसे हम आज डिस्कस कर रहे हैं इस तरह उसे पब्लिक में लाना ज्यादती है। ये एक गलती है। इसे एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म पर जाके अपने लीडर के साथ एक आपकी अपनी जो एक सिस्टम होता है आपकी पार्टी का, उसमें ले जाके डिस्कस करना चाहिए था और इस मामले को सॉल्व करना चाहिए था। बाकी इमरान खान साहब को इस बात को एम्ब्रेस करना चाहिए कि लोगों को उनसे इतनी बाय द बुक और एज एक्सपेक्टेड रिएक्शंस की उम्मीद नहीं है। हमने एक वाकई एक तब्दीली के लिए वोट दिया है। एक चेंज चाहिए, एक रोबस्ट लीडरशिप चाहिए, जैसे हम जिसमें हम एतमाद कर सकें कि अगर ये गलत हो रहा है तो उसमें इतना कॉन्फिडेंस है कि वो गलत को गलत और सही को सही कहे। ब्लैक एंड वाइट,
को डिस्क्रिमिनेट कर सके। तो मेरा ख्याल है कि उनका रिएक्शन जो है वो उस मुताबिक नहीं है जो उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है। एक जहाँ पे आपने एक स्टैंडर्ड सेट कर लिया, आपने लोगों को एजुकेट कर लिया, उसमें मेहनत कर ली, उसको आप खुद ही नेगेट कैसे कर सकते हैं? तो आपके अंदाज में, नजरिए में भी खान साहब पुराने तौर तरीकों पर ही अमल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। रुसाक साहब, आपको क्या लग रहा है? क्योंकि कल शाह महमूद कुरैशी ने ये कहा था कि जिस तरह से जहांगीर तरीन शिरकत कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले की तस्दीक है, तो आप भी यही समझ रहे हैं कि वाकई में खान साहब जो हैं वो रवायती मसलहत पसंदी का शिकार हैं इस मामले पर? देखें, इसमें तो मेरी अपनी सबमिशन यही है कि ये कोई प्रिंसिपल स्टैंस की बात नहीं हो रही थी। जहांगीर तरीन हैज़ सर्व्ड हिज टर्म, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने उनको नायल कर दिया, उसके बाद वो इलेक्शन भी नहीं लड़ रहे। शाह महमूद कुरैशी का ये स्टेज इस्तेमाल करना और ये इम्प्रेशन देना कि वो किसी प्रिंसिपल स्टैंड पे ये बात कर रहे हैं, ये बहुत ही मुज़क्का खेज़ सी बात है। इमरान खान को इस चीज़ का इदराक होना चाहिए कि किसी के पर्सनल कंडक्ट से उस बंदे को या पॉलिटिकल पार्टी को या उनकी गवर्नमेंट को नुकसान हुआ या नहीं हुआ। तो मेरी अपनी ज़ाती राय में तो यही हुआ कि जहांगीर तरीन साहब ने तो प्राइम मिनिस्टर इज़ एंटाइटल्ड टू टेक एडवाइस फ्रॉम एनीवन, ठीक है जी। जहाँ तक ताल्लुक है कि जी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की तस्दीक की, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा फार स्ट्रेच्ड है। सुप्रीम कोर्ट ने उनको नायल करार दिया इलेक्शन ना लड़ने से, आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। अब उन्होंने वो सर्व अपनी जो टर्म है वो सर्व कर चुके हैं, इसमें सुप्रीम कोर्ट की तस्दीक कहाँ से आ गई अगर उनको ही हैज़ बीन समन? ठीक है, अगर आपने एक कल्चर डेवलप कर लिया, एक कन्वेंशन डेवलप कर लिया है कि अगर कोई बंदा नायल हो जाता है सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद, तो आप उससे एडवाइस नहीं ले सकते या आप उससे इनवाइट नहीं कर सकते, तो दैट्स ये एक किस्म का आपका अपना एक मोरल स्टैंडर्ड है। तो इसमें आप ऑप्शन क्या ले रहे हैं शरबीर साहब? दूसरा मैं ऑप्शन ये ले रहा हूं कि वी आर एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड कि इमरान खान एक टीम के कैप्टन होते हुए, कप्तान होते हुए एक टीम को रेगुलाइज नहीं कर रहे, उनको डिसिप्लिन नहीं कर रहे, उनको ही नीड्स टू गिव अ शट अप कॉल टू ऑल द वन कि आप क्या कर रहे हैं जी, हमने इस तरह गवर्नमेंट नहीं चलानी। सवाल भी कुछ इसी सूरत हाल से ही रिलेटेड है कि इमरान खान साहब दूसरे वज़ीर-ए-आज़म की तरह सख्त इक़दामात और फैसलों पर समझौते करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अब तक की जो हमारी कन्वर्सेशन रही उसमें तो यही तासुर जा रहा है कि किसी हद तक वो ऐसा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अमजद शेख साहब, आप क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि वो समझौता ही है, क्योंकि ये जो अभी रज़ाक साहब बात कर रहे थे, मैं उससे थोड़ा सा इख्तलाफ करता हूँ इस वजह से कि मशावरत पे उन पर कोई पाबंदी नहीं है, जिससे जी चाहे मशावरत करें, लेकिन जो ऑफिशियल मीटिंग्स होती हैं उसमें वो किस कैपेसिटी में जाते हैं? जहांगीर तरीन की ऑफिशियल कैपेसिटी नहीं है कोई, लिहाजा आप वहाँ पे कैबिनेट मीटिंग्स में जब क्लासिफाइड चीज़ें डिस्कस करते हैं जिनमें कि सीक्रेट हो सकती हैं, कॉन्फिडेंशियल आपकी गुफ्तगू हो सकती है, उसमें अनऑथराइज्ड एंड किसी की भी प्रेजेंस जो है वो आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते, और यही इतराज़ पहले रहा है। तो अगर मिसाल के तौर पे वो नाहल ना भी किए गए होते, तब भी वो प्राइवेट कैपेसिटी में जाके ऑफिशियल मीटिंग्स में नहीं बैठ सकते थे, क्योंकि वो कैबिनेट का हिस्सा नहीं है, उन्होंने ओथ नहीं लिया हुआ किसी पास। तो वो मशावरत जो है, मशावरत प्राइवेटली वो बुला के अपने ऑफिस में उनसे 10 दफ़ा करें, उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन जब कैबिनेट मीटिंग्स होती हैं तो तवक्को की जाती है कि जो कुछ वहाँ पे डिस्कस होगा वो सरकार की अमानत है और उसको बाहर डिस्कस नहीं किया जाएगा, या जो बाहर डिस्कस होगा उसकी ओनरशिप कैबिनेट लेगी। लेकिन एक आदमी जो कैबिनेट का हिस्सा नहीं है, जिस आदमी ने सरकारी ओहदे का ओथ नहीं लिया हुआ, आप उसको ऑफिशियल मीटिंग्स में नहीं बिठा सकते। दैट इज एज सिंपल एज दैट। तो आपकी वजाहत भी यही है कि हाँ ऐसा हो रहा है। मुशर्रफ ज़ैदी, आप क्या कहेंगे? हो रहा है फैसलों पर समझौता खान साहब की तरफ से? देखिए, मतलब इसका भी मैं जवाब जो है वो तंजिया दे सकता हूँ, लेकिन मुझे तो सवाल समझ ही नहीं आता, क्योंकि ये हम ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं कि समझौते जो है वो अभी होना शुरू हुए हैं। ये पूरी की पूरी हुकूमत और इलेक्शन का जो अमल था, ये पूरा का पूरा एक कॉम्प्रोमाइज़ और समझौतों की बना पे हुआ है। जब आपके कैबिनेट में ऐसे लोग हों जो PML नून का हिस्सा थे आज से 8-9 महीने पहले, जो आपके वज़ीर आला हैं पंजाब में,
जब उनका कोई अता पता ना सर ना पैर उनको अपॉइंट कर दिया गया हो, जब 22 साल की तैयारी के बाद बिल्कुल बगैर तैयारी के इकॉनमी को चलाए जाने की कोशिश की जाए, जब 22 साल जो है IMF के ख़िलाफ़ जो है बयानबाजी, दीगर मुल्कों से रकम लेने पर जो है क्रिटिसिज्म और पूरा एक नैरेटिव जो है नेशनल सॉवरेंटी का जो है तैयार करके और फिर वो सारी चीज़ें की जो दीगर और हुकूमतों को करनी पड़ती हैं। अब इसमें मैं समझता हूँ कि जो सख्त तनकीद है, ज़ाहिर बात है ऑपोजिशन को हक है कि वो करे, लेकिन कोई भी माकूल ऑब्जर्वर जो है उनको ये पता था कि ये सारे समझौते ये होने पड़ेंगे, और अगर कैबिनेट में भी कोई डिफरेंसेस हैं या जो सीनियर लीडरान है पार्टी के जिनको कैबिनेट से एक्सक्लूड किया गया हो जिस तरह जहांगीर तारीन को किया गया है, तो इसमें कोई, मैं समझता हूँ कि कोई इतनी हैरानकुन बात नहीं है कि डिसएग्रीमेंट्स होंगी। हुकूमती मामला को चलाने के लिए ऐसा करना पड़ता है। हाँ। यहाँ पे तो वजीर इत्तलात और चेयरमैन PTV के दरमियान जो है जिसको पंजाबी में कहते हैं ईंट कुत्ते दा वैर जो है वो हुआ हुआ है, तो ये और इसमें कोई ताज्जुब भी नहीं होना चाहिए। 5 लोग जो है वज़ीर आज़म को एडवाइस के साथ आपका आंसर आ गया कि ये कोई इतनी हैरानकुन बात नहीं थी। बैरिस्टर साहब कोई लीगल पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस कर रहे थे और उसके साथ साथ मैं आपकी राय भी जानना चाहूंगी। मैं ये चाहता हूँ, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू जनरल साहब, आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट, Chief Executive has complete authority to take anyone into confidence and ask for his opinion on important public issues. जहांगीर तरीन साहब को प्राइम मिनिस्टर साहब मदऊ कर सकते हैं और उनको कह सकते हैं जी गिव योर ओपिनियन। दिस इज द मैंडेट ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। जहाँ तक ताल्लुक है जी, उन्होंने कितने सारे कंप्रोमाइज किए, जैसा मैंने पहले कहा कि वी आर एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड कि उन्होंने क्या कंडक्ट ये मचाया हुआ है, हमें किस तरह एजुकेट किया गया और आजकल हमारे मुल्क का क्या हालात है और किस तरफ हम जा रहे हैं। वी आर एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड कि ये गवर्नमेंट किस तरह चलाई जा रही है। मेरे पास तो यही अल्फाज है। तो आप ये कह रहे हैं कि हाँ वाकई में सख्त इक़दाम पर, फैसलों पर खान साहब समझौता करता हुआ दिखाई दे रहे हैं। मंसूर अली खान, आपको क्या लग रहा है सूरत हाल पर? सहाफ़ती हलकों में इस सिचुएशन को किस निगाह से देखा जा रहा है? देखिए, मेरे ख्याल में मैं सबसे पहले बात तो मुशर्रफ जैदी साहब यहाँ पे बैठे हैं, बड़े अच्छे दोस्त हैं, लेकिन इन्होंने थोड़ी देर पहले जो एग्जांपल दी है, मैं इसकी तरह पूरी तरह जो है वो इस पे एहतजाज करता हूँ, क्योंकि जिन अल्फाज का उन्होंने इस्तेमाल किया है, इट कुत्ते का वैर, ये उसके अंदर किसी को इन्होंने ईट का और किसी को दूसरा लफ्ज़ का है, ये बड़ी गलत बात है। ये जो तंज करते हैं ना, ये इनका तंज बड़ा ज़ोर का लगता है जाके, तो मैं अपने दोस्त का जो है ना वो पूरी तरह एहतजाज करता हूँ कि इस बात से। दूसरी बात ये, बैरिस्टर साहब जो यहाँ पर मौजूद थे, बैरिस्टर साहब ने जो कुछ भी अपनी राय दी है वो आईनी हदूद में बिल्कुल दुरुस्त है। उसमें बेशक प्राइम मिनिस्टर के पास ये अथॉरिटी है, वो किसी को भी बुला सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बात आईनी से ज़्यादा मॉरल स्टैंड की हो रही है कि मॉरली क्या ये दुरुस्त था या नहीं। जहांगीर तरीन साहब जो हैं, उनका अगर आप फैसला उठा के देखें तो उसके अंदर आखिरी सफ़े के ऊपर लिखा है कि वो डिसऑनेस्ट हैं। उसके ऊपर ये लिखा है कि जनाब इनको किसी किस्म का कोई पब्लिक ऑफिस नहीं देना चाहिए। जब एक ऐसे शख्स को आप पब्लिक ऑफिस नहीं दे सकते, वो पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान में एंटर नहीं हो सकते, वो एक काउंसलर तक इलेक्ट नहीं हो सकते, आपने उनको तकरीबन 200-300 अरब रुपए का एग्रीकल्चर प्लान के ऊपर ब्रीफिंग देने के लिए किस तरह बुला लिया आपने? इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपने उनको किस तरह दे दी? तो ये असल मसला मॉरल है। और इमरान खान साहब, ये मुशर्रफ साहब सही फरमा रहे थे, नून लीग के दौर में होता रहा है, पीपल्स पार्टी के दौर में होता रहा है, लेकिन यही तो बात थी कि 2018 में हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अब ये चीजें नहीं होंगी, हम इससे आगे चलेंगे। ये कहना चाह रहे हैं कि हाँ कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है, पुराना पाकिस्तान। हाँ, सब कॉम्प्रोमाइजेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आपने एक बात की कि अखलाकी तौर पर बात की थी शाह महमूद कुरैशी साहब ने, लेकिन हवाला तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का दिया था ना। आसमा, आप क्या कहेंगी? देखिए जी, फ्लेक्सिबिलिटी तो किसी भी चीज़ की सस्टेनेबल लाइफ को मैक्सिमाइज़ करने के लिए, ज़िंदगी को मैक्सिमाइज़ करने के लिए ज़रूरी होती है। लेकिन यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि एक मोमेंटम बिल्ड किया गया, एक होप का, एक उम्मीद का, एक तब्दीली का, एक डिज़ायर लोगों के दिलों में पैदा किया गया और उनकी एक्सपेक्टेशन लेवल यहाँ पहुँचा दी। उसके बाद जब आप उन्हें ये ऑफ़र करेंगे तो वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इस गवर्नमेंट की फाउंडेशन ही कॉम्प्रोमाइज़ पे रखी गई थी। जब एक कॉम्प्रोमाइज़ हुआ, फिर आपने ऐसे लोगों को अपने साथ मिलाना शुरू कर दिया जो आपके विजन के साथ नहीं अलाइन करते थे, लेकिन मजबूरी के तौर पे वो आपके साथ आए। वहाँ से ये कॉम्प्रोमाइज़ की एक सीढ़ी बनती चली जा रही है जो वक्त के साथ
बढ़ती चली जा रही है, रुक नहीं रही है, तो इसको रोकना पड़ेगा। देखिए ये एक ट्रेडिशनल गवर्नमेंट, हम बाकी जो इसके साथ कंस्पिरेसी थ्योरीज है उनको हटा लिया जाए तो पीटीआई जो है वो एक चेंज का नारा लेके आई है, चेंज का नारा लेकर आई, लेकिन फिर भी कॉम्प्रोमाइज करते हुए कॉम्प्रोमाइज में सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो आप भी हाँ की राय रख रही हैं, तो मेरे दो एनालिस्ट का ये कहना है कि नहीं खान साहब ऐसा नहीं कर रहे, जबकि 3 की राय है कि हाँ खान साहब कहीं ना कहीं इन हुकूमती इकदाम पर सख्त फैसलों के हवाले से कॉम्प्रोमाइज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम में मुझे लेने एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक के बाद कुछ जिक्र कर लेते हैं नैब में चलने वाले कुछ अहम केसेस के हवाले से। 2 साबिक वज़राए आज़म आज नैब के रडार पर रहे। शाहिद खान अब्बासी को भी आज सुलभ करके तफ्तीश की गई और जनाब यूसुफ रजा गिलानी साहब भी आज नैब में तलब हुए। और हमने ये भी देखा कि जाली अकाउंट्स केस में नैब ने साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी से कड़ी तफ्तीश की है, जबकि नैब वफाकी वज़ीर खुसरो बख्तियार के मामले पर दिसंबर से खामोश और हुकूमती मंजूर नज़र अफराद को रिलीफ भी दे रहा है। और अक्सर अपोजिशन ये कहते हुए दिखाई भी देती है कि नैब जो है वो सिर्फ उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, हुक्मरान जमात के खिलाफ तो कोई कारकर्दगी उसकी नजर नहीं आ रही। सवाल यह है कि क्या अपोजिशन के इल्जामात के मुताबिक वाकई नैब सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन के खिलाफ केसेस चला रहा है? अमजद शेख साहब, क्या कहेंगे आप? देखिए जी, मुझे तो ये पता नहीं है कि और किस किस के केसेस वहाँ पे हैं और किसके चलाने हैं, लेकिन एक चीज़ वाज़ेह है कि जिसका भी केस चल रहा है उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपने आप को साफ साबित करे, वो आए सामने कि जी मैंने करप्शन नहीं की। और ये कहना आप पे ऊपर इल्ज़ाम आया तो आप ये पीटना शुरू कर दें कि जी फलां का नहीं हो रहा, फलां का नहीं, ये कोई बात नहीं है। मेरा ख्याल है इस पे तवज्जो हटाने वाली बात है कि आप अपने केस से दूसरी तरफ तवज्जो हटा रहे हैं। नैब की जिम्मेदारी है कि वो क्रॉस द बोर्ड सबका करे, लेकिन जहाँ तक इंडिविजुअल का ताल्लुक है, जिसको भी बुलाया गया है उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपने आप को साबित करे कि वो करप्ट नहीं है या उसने वो काम नहीं किया जिसके लिए उसको बुलाया जा रहा है। तो मेरा ख्याल असल किस्सा यही है, इसी पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। ये मुझे गो के इस पे बहुत तवक्को नहीं है, क्योंकि ये केसेस आप देख लीजिए, दोनों वज़ीर आज़म की जो हम बात करते हैं ये पिछले 6-7 साल से चल रहे हैं। और क्या ये इंक्वायरी इसी तरह चलती रहेगी? वो 10 साल लटके रहेंगे ये लोग, फिर नैब के दफ्तरों के चक्कर लगाते रहेंगे, क्यों नहीं इन लोगों को फारिग किया जाता? तो ये मेरे ख्याल में ज़्यादा ऑब्जेक्शनेबल चीज़ ये है कि आप एक इंडिविजुअल के ऊपर मुकदमा बना के या केस बना के उसका रेफरेंस दायर करने के लिए उसको 6-7 साल ख्वार करते रहें, फिर आपको पकड़ने नहीं चाहिए, उसको लाने नहीं चाहिए था अगर आप तैयार नहीं थे और ये इतना लंबा किस्सा था आपके पास। तो वो प्रोसेस जो है उस पर मुझे डेफिनेटली एतराज़ है कि आप इतना लंबा प्रोसेस चला के और कल को वो इंडिविजुअल आपके कमज़ोर रेफरेंसेस हों, छूट जाए, प्रोसिक्यूशन आपकी हमेशा कमज़ोर होती है। वो चीज़ें हैं जिन पे उनको तवज्जो देनी चाहिए और ये भारसूरत जिम्मेदारी है उस इंडिविजुअल की जिसको बुलाया गया है। तो आपकी इसमें राय क्या है कि वाकई अपोजिशन के खिलाफ या मखसूस अफराद के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं? नहीं, मुझे ये अंदाज़ा ही नहीं है कि अपोजिशन जिन लोगों का कह रही है वो वाकई थे, क्योंकि ये केसेस को नए नहीं, अगर किसी का ये कहते हैं तो वो नून लीग की जब हुकूमत थी उस वक्त भी ये लोगों को नया केस तो नहीं है ना। अगर इन्होंने नून लीग ने अपने वक्त में नहीं किया किसी का, या उससे पहले पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी उन्होंने अपने वक्त में अगर नहीं किया किसी का, तो आप क्यों रो पीट रहे हैं? आप अपना इंतजार करें, आएगा इनकी बारी आएगी तो कर ले जाएंगे। ठीक है मुशर्रफ साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। मुशर्रफ सदी, आप क्या कहेंगे? देखिए, नैब जो नैब का वजूद है वो ज़्यादातर अब दीगर पार्टियों में यही समझा जाता है कि एक सियासी इंतकामी इंस्ट्रूमेंट के तहत जो है उसको इस्तेमाल किया जाता है। और अगर ये अक्रॉस द बोर्ड होता, अगर ये सियासतदानों के अलावा भी जो है इस तरह औरों के पीछे जाता, उनकी जो फाइनेंशियल मिसडूइंग्स हैं या जो एलिजिड मिसडूइंग्स हैं उनको परस्यू करता, तो शायद इस रेपुटेशन से वो बच सकता। बावजूद इसके कि यकीनन नैब में बहुत सारे ऐसे अफसरान हैं जो वाक़तन दिल लगा के मेहनत से, खुलूस से और ईमानदारी से काम करते हैं और जेन्युइनली चाहते हैं कि करप्शन का ख़ात्मा हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो नैब की पूरी लाइफ साइकिल रही है शुरू से लेके अब तक,
उसमें उसका सियासी इस्तेमाल जो है वो बहुत वाज़े तौर पे समझा जाता है। अब इवन अगर वो फैक्चुअली ट्रू ना हो, लेकिन परसेप्शन ये है। अब इस परसेप्शन को दूर करने के लिए जब आप पिछले 2 वज़ीर आज़म को जो है इस तरह बुलाएंगे, और यकीनन जन साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं कि एज प्राइम मिनिस्टर आपके ऊपर ख़ास एक बर्डन होता है कि आप अपनी जो इनोसेंस है उसको प्रूव कर सकें, कम से कम पेपर ट्रेल पेश कर सकें, अपना जो खाता है उसको दिखा सकें कि वो ट्रांसपेरेंट है और उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। लेकिन मैं नहीं समझता कि कोई भी जेन्युइन न्यूट्रल शख्सियत जो है वो ये समझेगी तो कि ऑप्शन आपका ये कि नहीं, ऐसा नहीं, ऑपोजिशन जो तासुरात दे रही है, जो इल्जामात लगा रही है, वो अक्सर बेबुनियाद है। नहीं, मैं उल्टा कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि ऑपोजिशन जो इल्जाम लगाती है नैब पे, वो इवन अगर वो बेबुनियाद हो तो उसकी जो फाउंडेशन है उसमें वजन है, और इसीलिए नैब के बारे में यही सोचा जाता है, यही समझा जाता है कि एक पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट है बजाय इसके कि अकाउंटेबल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है बैरिस्टर साहब, आपका लीगल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस मामले पर? क्योंकि सिर्फ हुक्मरान जमात, ऑपोजिशन ही नहीं, हुक्मरान जमात अपनी वफाकी काबीना में बैठे हुए लोगों के हवाले से भी केसेस चल रहे हैं। दरिया में इसमें एक और बात करूं, नैब पे एक तो इल्ज़ाम ये भी लगाया जाता था कि ये इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन को पेंडिंग रखते हैं और लोगों को इन्फॉर्म नहीं करते, और उन्होंने एक फ़ाइल दबा के रखी होती है और ये इंप्रेशन ये दिया जाता है कि उसको किसी ख़ास वक्त पे आगे लेके आएंगे, और नैब पे ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम था। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर नैब किसी इशू को इंक्वायरी स्टेज से, इन्वेस्टिगेशन स्टेज से रेफरेंस स्टेज की तरफ लेके आ रही है, तो वो तो एक किस्म का फैसला हो जाएगा ना, उस लॉजिकल कंक्लूजन की तरफ वो इशू चला जाएगा। नैब पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी बनती है कि वो अगर किसी बंदे पे इंक्वायरी कर रही है या रेफरेंस तैयार कर रही है तो उसको जल्द अज जल्द अदालत में पेश करे कि अगर वो बंदा जिसके ऊपर एलिगेशन लगाई गई है उसका जवाब दे सके और उस चीज़ को ख़त्म कर सके। नैब ने कंक्लूड करना होता है पूरा ट्रायल 30 दिनों में। वो देखे वो कितने, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पे उसको 2 साल तक एक्सटेंशन दी गई है। तो नैब का मेरे हिसाब से ये इशू ये है कि सबसे पहले नैब को अपने प्रोसीजर को सही करना है, अपने इमेज को सही करना है कि उन्होंने जो इंक्वायरीज, जो इन्वेस्टिगेशन उन्होंने पेंडिंग की हुई है उसको रेफरेंस की सूरत में अदालत में लाएं, ताकि लोगों को उसके ऊपर बताया जा सके कि आपके ऊपर ये एलिगेशन है और इसका आप जवाब दें। तो ऐसे में ऑपोजिशन का ववेला, ऑपोजिशन के इल्जामात दुरुस्त हैं या नहीं है? देखें जी, मैं तो इस पे बिलीव करता हूं कि जी नैब इस वक्त उसको अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी शुरू करनी चाहिए, लेकिन अभी उनके पास इशू ये है कि उनके पास जो पेंडिंग इंक्वायरीज हैं, जो इन्वेस्टिगेशंस हैं, वो इतनी ज्यादा है कि उनको वो खत्म करेंगे तो दूसरी चीजों को लेके आएंगे ना। ठीक है, इनके ऊपर ये इल्जाम को भी जल्द ही निपटाना होगा ताकि मजीद आगे भी जो है एहतसाब का अमल बढ़ सके। ठीक है बैरिस्टर साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। मंसूर, आप क्या कहेंगे? मेरे ख्याल में ये बात दुरुस्त है। मैं ऑपोजिशन की काफ़ी हद तक इस बात से एक्सेप्ट करता हूँ कि इनकी जो भी टारगेटिंग होती है वो पर्टिकुलर ऑपोजिशन मेंबर्स की तरफ हो रही है। दूसरी बात यह है कि अगर आप हुकूमती जमात की तरफ देखें तो कई इनके वज़रा हैं, जिसमें खुसरो बख्तियार साहब शामिल हैं, जिसमें ख़ास तौर पे परवेज़ खटक साहब शामिल हैं, जो मालम जब्बा का केस है उस सिलसिले में तो उनकी गिरफ्तारी के लिए जो है वो सजेशन दी गई है। और मेरी इतला के मुताबिक आज मुझे खबर आई है सुबह कि मुल्तान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोई MP हैं, उनके खिलाफ भी इंक्वायरी कंप्लीट हो चुकी है और वो भी काफ़ी सीरियस एलिगेशंस है उसके अंदर। और एक और खबर ये है कि जो हुक्मरान इत्तेहाद है पंजाब से, उसमें एक बहुत बड़े नाम की गिरफ्तारी भी होने वाली है और मे बी इन द नेक्स्ट 1 वीक वो हो जाए। लेकिन जब तक ये नहीं होता, ऑपोजिशन को आपने ये चांस दे दिया है कि वो आपके ऊपर क्रिटिसाइज करे। शहबाज शरीफ साहब की जो रिलीज हुई थी, जो उनको बेल मिली थी सारी सूरत हाल के अंदर, उस बेल के अंदर वो सारा कुछ नजर आता है। वो पूरा का पूरा एक उनका डिटेल है नैब की परफॉर्मेंस के हवाले से। कोर्ट ने जो जजमेंट दी है उनकी रिलीज ऑर्डर्स के हवाले से, वो नैब की कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है कि एक्चुअली हो क्या रहा है नैब के अंदर। रिपोर्ट्स रिलीज हो जाती है नैब के अंदर, मीडिया की जीनत बन जाती है। ये किस तरह हो रहा है सब कुछ? तो इसलिए जब ये सब कुछ होता है, ऑपोजिशन को खुद ब खुद मौका मिलता है ये पिन पॉइंट करने का कि जनाब कुछ ना कुछ हैंकी पैंकी हो रही है नैब के अंदर, और जो असल में अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब होना चाहिए था वो दरअसल में नहीं हो रहा। ठीक है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू तो आ गया, लेकिन मैं साथ साथ ये भी कहूंगी कि अलीम खान साहब की गिरफ्तारी भी हमने देखी थी। जब गिरफ्तारी होती है तो यही ऑपोजिशन वाले होते हैं जो कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि नैब मामलात को जरा बैलेंस रखना चाह रही है ताकि कोई हुकूमत पर उंगली ना उठा सके। ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू आपका आ गया है। मंसूर, आसमा की तरफ मैं बढ़ती हूँ। आसमा, आप क्या कहेंगी? देखिए जी, नैब की कैपेसिटी बिल्डिंग की तो बहुत ज़रूरत है। नैब
के ऑपरेशन इफ्स बट्स और क्वेश्चन मार्क से भरे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे पॉलिटिकल विल की भी ज़रूरत है। अगर आप देखिए तो अपोजिशन की पार्टीज़ भी नैब पे कोई ख़ास तवज्जो देने के हक में नहीं है, वो भी इसको एज ए ट्रम्प कार्ड अपने पॉकेट में रखना चाहती हैं अच्छे वक्तों के लिए। तो ये चीज़ नैब की कैपेसिटी बिल्डिंग, इसकी स्ट्रीमलाइनिंग ऑफ प्रोसेसेस, और जैसे कि कहा कि जो इसका एक ट्रांसपेरेंट ऑपरेशन लोगों के सामने आना ज़रूरी है, लेकिन इसके लिए कोई भी रजामंद नहीं है। हर कोई यही चाहता है कि जब अच्छे वक्त आए, जब वो मेन सीट पे बैठे हुए हों, तो ये एक ट्रम्प कार्ड उनके पॉकेट में हो। जब तक ये चीज़ इनके जहन से इस नैब का इस्तेमाल करना, ये जिसको मैं इस तरह बोलूँगी, नहीं जाएगा, तब तक इस इंस्टीट्यूशन की रिफॉर्म्स या बेटरमेंट मुमकिन नहीं है। और मैं आपको बताऊँ कि करप्शन का खात्मा नेसेसरी है, ये हमारे लिए वाइटल है, हमें जल्द या देर करना पड़ेगा। ठीक है आसमा, आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू आ गया कि आप भी यही कह रहे हैं कि हाँ ऑपोजिशन की जो है वो किसी हद तक दुरुस्त दिखाई दे रही है कि हाँ वाकई में ऑपोजिशन के खिलाफ ही होती हुई कार्रवाइयाँ दिखाई दे रही है, लेकिन मुशर्रफ इस बात से इतफाक नहीं कर रहे थे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और वो है जनाब वफाकी वज़ीर खुसरो बख्तियार के हवाले से कि उनके खिलाफ अपनी जो नैब की कार्रवाइयाँ हैं वो अदम तवज्जुही का शिकार है, लेकिन उनको क्यों इतना नहीं देखा जा रहा है इन केसेस के हवाले से जिस पर अपोजिशन कार्रवाई अभी बिल्कुल दुरुस्त दिखाई देता है? तो क्या वजूहत है कि कौम को जवाब देना जरूरी है नैब के लिए इस तमाम तर मामलात पर, हाँ या नहीं? मैं अमजद शुएब साहब आप क्या कहेंगे? देखिए आइडियल सिचुएशन तो यही है कि नैब उनका भी केस ले, और बल्कि ये हुकूमतों की अपनी जिम्मेदारी होती है कि अगर किसी के बारे में उनके पास इंफॉर्मेशन हो तो वो रेफरेंस के लिए रिक्वेस्ट करें नैब को। और नैब की जिम्मेदारी है कि वो अगर उनको कहीं से रिपोर्ट्स आती हैं उनके पास तो वो तहकीकात करें और उसकी बुनियाद पे रेफरेंसेस तैयार करें। खुसरो बख्तियार के बारे में बहुत कुछ अखबारों में आ रहा है, तो नैब को चाहिए कि इस केस को इसके बारे में सोचें और इस केस को अपना हैंडल करने का काम करें। लेकिन अभी तक मेरे अपने अंदाजे के मुताबिक इखलाकी और उसूली एतबार से या उसके मुताबिक हम कोई इतने अभी उस स्टैंडर्ड को नहीं पहुँचे जहां हम अपने मामलात या अपने लोगों को खुद ट्रायल वगैरह शुरू कर दें। मैं इसमें कोई आज की बात नहीं, मैं हमेशा से देख रहा हूं कि ये जितने भी गवर्नमेंट्स आई हैं उन्होंने अपने लोगों के ऊपर हाथ नहीं डाला जिस भी वजह से। लेकिन क्या ये प्रोसेस जो है सिर्फ इस वजह से रुकना चाहिए? मेरा ख्याल है कि प्रोसेस चलता रहना चाहिए, और अगर कल गवर्नमेंट आती है PMLN की या पीपल्स पार्टी की, किसी की भी आती है, तो हमारी तवक्को ये होगी कि आज जो किसी भी वजह से इस एहतसाब के फंदे से बचने में कामयाब हुआ है उसको वो पकड़ें। अगर इस तरह भी एहतसाब हो जाए कि आज अपोजिशन का हो गया और कल अपोजिशन हुकूमत में आके आज की हुकूमत वालों का कर दे, तो तब भी मैं समझता हूँ कि किसी को खुदा खौफी शायद उसके ज़हन पे आ जाए और ये काम बंद हो जाए। तो इसलिए काम चलना चाहिए। असल इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो आज जिसको पकड़ा गया है क्या वो बेगुनाह है? ठीक है, आपका अपनी अगर बेगुनाही साबित नहीं कर सका तो उसका कोई राइट नहीं है कि वो हमें ये बताए कि जी फलां का क्यों नहीं और फलां का क्यों नहीं। ठीक है, अमजद सॉरी शुएब रज़ाक आप क्या कहेंगे? लीगल एक्सपर्टीज क्या है, ना सिर्फ खुसरो बख्तियार साहब के हवाले से बल्कि शहरियार अफरीदी साहब के हवाले से भी केसेस हमने देखा कि चल रहे हैं, लेकिन उस तरह से नहीं जितना अपोजिशन को हम देखते हैं। परवेज़ खटक साहब हैं, इसके अलावा भी दीगर मेंबरान हैं। मैं तो इसमें कहता हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद द नैब, इसमें गवर्नमेंट की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आपने ये देखना होगा कि इन दोनों के खिलाफ नैब की जो इन्वेस्टिगेशन है या इंक्वायरी है वो किस स्टेज पे है। उसके बाद द मैंडेट लाइज विद द नैब कि उन्होंने इन लोगों को बुलाना है 19A के नोटिस के तहत, इनसे इंफॉर्मेशन लेनी है, या उसके बाद अगर वो इनकी इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई नहीं है तो इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे जाके उनको अरेस्ट करना है या नहीं करना है। लेकिन मेरी ज़ाती राय में यही होता है कि ये आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी नैब के ऊपर डालनी है एज ए इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन। ये आपने गवर्नमेंट के जिम्मे में नहीं डालना कि कल किसी और की गवर्नमेंट आएगी तो वो इसको करेगी, वो आप इंस्टीट्यूशन को अंडरमाइन कर रहे होंगे। नैब इज ए इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन और नैब को ये इस चीज़ का इदराक होना चाहिए कि उनके ऊपर इल्ज़ाम आ रहा है, नैब के ऊपर इल्ज़ाम आ रहा है कि वो अपोजिशन के लोगों को पकड़ रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट के लोगों के ऊपर अगर एलिगेशन लग भी रही है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे या प्रॉपर इंक्वायरी नहीं कर रहे। ऐसे में आपकी ऑप्शन क्या है शुएब? ऐसे में आपकी ऑप्शन क्या है? ऑप्शन यही है ना जी, देखिए नैब ने अगर इसमें यह देखना होगा कि उनके खिलाफ नैब के पास ऑफिशियल कोई, नैब ने अगर खुद उस पे एक्शन नहीं लिया तो उनके खिलाफ क्या कोई एप्लीकेशन आई है? कहीं ना कहीं उन्हें जाकर आगे चल के वजाहत तो देना होगी। मुशर्रफ आप क्या कहेंगे?
मैं समझता हूँ ये मतलब मुझे हैरत है कि 8वां महीना इस हुकूमत का खुसरो बख्तियार साहब के बारे में बात जो है 8वें महीने में होकर इस इशू पे आ रही है, जबकि हम ये प्रिटेंड कर रहे हैं कि हमको नहीं पता कि माशाल्लाह वो साउथ पंजाब के क्राउन प्रिंस हैं शुगर के, और उनकी जो ये किस तरह जो है वो जो वेल्थ है उनकी वो कैसे बनी। इस पे कोई बात नहीं हुई। जब नैब का ये खड़ा हुआ इशू, अब हम बात कर रहे हैं बजाय इसके कि हम ये बात करते हैं कि खुसरो बख्तियार वजीर हैं प्लानिंग और रिफॉर्म के। प्लानिंग और रिफॉर्म का सबसे बड़ा जो अलमिया है वो ये कि आपका PSDP फेडरल लेवल पे और ADPs जो एनुअल डेवलपमेंट प्लान है सूबों में, उनमें इतनी ज़्यादा कटिंग हुई है कि किसी सूबे के लिए ये मुमकिन नहीं कि सेहत पे, रोडों पे, वाटर एंड सैनिटेशन पे, तालीम पे उस तरह से नए खर्चे कर सके जिसको हम डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं, जो ज़रूरी है इस मुल्क के लिए। बजाय हम इन पे रोज़ाना डिबेट कर रहे होते कि पॉलिसी लेवल पे खुसरो बख्तियार का क्या कंट्रीब्यूशन है, उनकी लीडरशिप की वजह से CPEC बेहतर हो रहा है या ख़राब हो रहा है, रज़ाक दाऊद बार बार जो है वो CPEC में क्यों एंटर हो रहे हैं, एंगेज हो रहे हैं, कौन इस वक्त हुकूमत में CPEC को लीड कर रहा है। बजाय इन सवालों के हम फिर एक बिल्कुल नाकारा ये और दूसरे सवाल है, क्योंकि हमने पिछले 5 साल भी लगा दिए और अभी जनरल साहब ने कहा कि आइंदा PMLN की हुकूमत आएगी। आप इन चीजों से इन सियासी जमातों को नहीं खत्म कर सकते और आप कभी भी करप्शन नहीं खत्म कर सकते। चीन, मलेशिया, तुर्की, बड़े बड़े ममालिक, इंडिया खास तौर पे बावजूद करप्शन के उन्होंने इकोनॉमिकली ग्रो किया और अपने लोगों को बेहतर जिंदगी दी। तो ये जो ऑब्सेशन है ये कंप्लीटली नाकारा एंड इट्स अ कंप्लीट। ठीक है मुशर्रफ, मुझे आगे बढ़ना है। ठीक है मंसूर, आप क्या कहेंगे इस मामले पर? मंसूर जरा आपका जवाब जल्दी चाहिए होगा क्योंकि दूसरी ट्रैप के अंदर फॉल करने लगे हैं जब पाकिस्तान के अंदर हमने पाकिस्तान के अंदर शायद इसको मशगला बना लिया कि अगर कोई शख्स अमीर है तो जाहिर बात है इसने कोई ना कोई फ्रॉड किया है। हम लोग आदत बन चुकी है हमारी कि हमने कंक्लूजन्स के ऊपर बहुत जल्दी पहुंचना है। खुसरो बख्तियार साहब की फैमिली सोर्सेज से जो मेरी बात हुई है वो बहुत कॉन्फिडेंट है, वो कहते हैं जी हमें कोई मसला नहीं, हमें जिस इंक्वायरी के लिए बुलाना है हम हाजिर हैं। और वो भी ये नवाज शरीफ साहब वाला ही फॉर्मूला कहते हैं कि जनाब हम नहीं, हमारे तो बाप दादा बड़े अमीर लोग थे और हमारे पास तो जहाज, जहांगीर तरीन साहब के पास जहाज अभी आया है, हमारे पास तो 30 साल पहले भी अपना चार्टर्ड प्लेन था, हम तो उसके अंदर सफर करते थे। तो वो उनका ये कहता है कि जजी पुश्ती हम लोग बड़े अमीर हैं, लेकिन हमें मेरा ख्याल में इस आइडियोलॉजी से निकलने की जरूरत है। अगर कोई शख्स भी अमीर है और कोई शख्स भी अगर पॉलिटिकल सीट के ऊपर बैठा हुआ है तो वो करप्ट ही होगा। मेरा ख्याल में एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, डिसीजन आने दीजिए, उसके बाद किसी के करप्ट या ना करप्ट होने का हमें फैसला करना चाहिए। ठीक है मंसूर, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। इसमें मेरे पास वक्त बहुत कम है, एक जुमले में मुझे आपका जवाब चाहिए, आपकी राय चाहिए। देखिए जी, सिंपल बात यह है कि अनटचेबल्स जो हमारे पास हुआ करते थे ना, उनकी अब गुंजाइश नहीं है। अगर कोई चीज़ ऐसी है जो एक्सप्लेनेशन के काबिल है तो वो खुसरो साहब को देनी पड़ेगी। बकिया ये है कि हमें एक्सेप्ट नहीं करना करप्शन को, हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, एम्ब्रेस नहीं कर सकते। मलेशिया और चाइना जैसी कमिटमेंट होनी चाहिए जीरो टॉलरेंस करप्शन के लिए, फिर कहीं जाके उस लेवल पे करप्शन आएगी। अगर हम उसे एम्ब्रेस कर लेंगे तो ये तो फिर जंगल का कानून बन जाएगा और पाकिस्तान जंगल बन जाएगा। एम्ब्रेस नहीं कर सकते, स्टैंड ले सकते हैं। वही कमिटमेंट होनी चाहिए जो मलेशिया और चाइना में है, जीरो टॉलरेंस। बकिया जहां जहां आए उसको काउंटर करें। करप्ट तरीन ममालिक हैं चीन और मलेशिया, तुर्की और इंडिया, दुनिया के करप्ट तरीन। मैं मुझे ब्रेक की तरफ बढ़ना है। जीरो टॉलरेंस है। ठीक है इसमें आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। 4 का कहना है कि हाँ ऐसा हो रहा है और खुसरो बख्तियार है उस पर उस तरह से काम नहीं किया जा रहा है नैब की तरफ जानिब से, जैसा कि बाकी अपोजिशन रहनुमाओं के हवाले से कार्रवाइयां जा रही हैं, जबकि मंसूर ये कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है। प्रोग्राम में मुझे लेने ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे वफाकी हुकूमत के इस ऐसे बयान के हवाले से कि जिससे पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट जो है वो किसी न किसी हद तक जरूर मुतासिर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद कुछ बात कर लेते हैं पाकिस्तानियों के पसंदीदा खेल क्रिकेट के हवाले से। और अक्सर माजी में हमने देखा कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ क्रिकेट ना खेलने और PSL के मैचेस भारत में नशर ना करने पर एहतजाज करता हुआ दिखाई दिया, जबकि अब सूरत हाल काफी मुख्तलिफ नजर आ रही है। वो पाकिस्तान जो कि माजी में कहा कि सियासत को खेल से अलग रखा जाए, खेलों की सरगर्मियां जो हैं वो मुआशरे को तबाह करती हैं अगर उन्हें होने से रोके दिया जाए। तो आज हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान जो कि हमेशा कहता था कि अमन और सकाफत का पैगाम जाना चाहिए, वही खेलों के फरोग देने में अहम किरदार अता करता हुआ दिखाई दे रहा है। सवाल यह है कि क्या वफाकी काबीना का IPL के मैचेस पाकिस्तान में नशर करने पर पाबंदी का फैसला दुरुस्त है? क्योंकि हमने ये देखा कि PSL के जो मैचेस थे वो भारत में दिखाने पर पाबंदी आयद कर दी गई थी, तो शायद उसी के पेश नजर आज ये फैसला सामने आया है। अमजद शेख साहब, आप क्या कहेंगे इस पर?
मेरा ख्याल है ये दुरुस्त है फैसला। एक आपकी कौमी हमीयत और कुछ गैरत का भी तकाजा होता है। खेल ही सिर्फ आपकी ज़िंदगी नहीं है। अगर इज्जत है तो खेल भी खेली जा सकती है। एक मुल्क वो है जो आपके साथ क्रिकेट नहीं खेलना चाह रहा। हमने बेतहाशा कोशिश की। फिर यह है कि उन्होंने अभी उनके लोगों ने ये कहा कि जी जो लोग PSL में जाके हिस्सा ले रहे हैं, बाहर के लोग, फॉरनर्स, वेस्ट इंडियंस एक्सेट्रा, उनको वार्निंग दी जाए कि अगर वो अगले साल PSL खेलेंगे तो उनको IPL में नहीं आने दिया जाए। फिर उन्होंने PSL के मैचेस की कमेंट्री वगैरह उनको दिखाने का जो था सिलसिला, उस पर भी पाबंदी का बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है इतना थोड़ा बहुत कर देना, ये इतनी भी बेहिसी नहीं होनी चाहिए कि आप खेल और कल्चर के नाम पे अपने आप को ही फरोख्त कर दें। मेरा ख्याल है थोड़ा बहुत कौमी हमीयत का मुजाहरा भी करना चाहिए और मेरा ख्याल है ये फैसला दुरुस्त है। ठीक है, आपको नजर लगता है कि फैसला दुरुस्त है। मंसूर, आप क्या कहेंगे? क्योंकि अक्सर हम ही थे वो जो कि इस तरह की खबरें ब्रेक किया करते थे। अब आज जब ये एक अलग फैसला सामने आ रहा है जो कि शायद अनएक्सपेक्टेड था गवर्नमेंट की तरफ से, वो फैसला किस तरह से देखा जा रहा है? नहीं, मेरे ख्याल में देर आए दुरुस्त आए और ये बिल्कुल सही फैसला है। लेकिन अफसोस की बात मुझे ये है कि IPL के किस एडिशन में जाके अब ये फैसला किया गया है। मेरा ख्याल में तो ये फैसला इतने साल पहले कर देना चाहिए था जब पाकिस्तानी खिलाड़ियों को IPL की जानिब से लेने से इनकार कर दिया गया था। ये फैसला तभी कर लेना चाहिए था कि जब एक ऐसा टूर्नामेंट जिसमें पाकिस्तानी खिलाड़ी नहीं खड़े हो सकते और ख़ास तौर पर हमें हमारी नेशनलिटी की वजह से टारगेट किया जा रहा है, तो मेरा नहीं ख्याल वहाँ पे IPL को फिर पाकिस्तान के अंदर दिखाने की किसी तौर पर भी कोई ज़रूरत पेश आनी चाहिए। ठीक है, मुशर्रफ, आप क्या कहेंगे इस मामले पर? मैं मुकम्मल जो है इसकी मुखालफत करता हूँ इस फैसले की। मुझे बड़ा अफसोस है कि इस मुल्क की काबीना के पास जो है जो असल इश्यूज़ हैं हिंदुस्तान के, जो वो इस वक्त ड्रामा रचा के अमेरिका को और फ्रांस को इस्तेमाल करते हुए हमारे मुल्क के और कश्मीर स्ट्रगल को जो है वो निचला दिखाना चाहता है, गंदा करना चाहता है। ये असल इश्यूज़ हैं कैबिनेट के लिए। और सबसे ज़्यादा ये कि IPL दिखाना और पाकिस्तान की, मैं समझता हूँ कि बड़ापन हमेशा से, ना सिर्फ अभी, हमेशा से उसका बड़ापन जो है उसने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया है। प्राइम मिनिस्टर का फैसला कि अभिनंदन जो इनका कैप्टन था, जिसका MiG-21 हमारे दिलेर और कॉम्पिटेंट ब्रिलियंट पायलट्स ने जो गिराया, हमारी फौज की कॉम्पिटेंस, हमें एक एतमाद के साथ जिस तरह हमने किया 26, 27, 28, 29 फरवरी को, 29 था या शायद 28 दिन का फरवरी था, फिर मार्च शुरू हो गया था। हमें कभी भूलना नहीं चाहिए कि 26, 27 उन दिनों में खुद एतमादी और फराखदिली की वजह से पाकिस्तान ऊपर आया और हिंदुस्तान निचला दिखाया। तो आप इस फैसले की मुखालफत कर रहे हैं? मुकम्मल तौर पे इसकी मुखालफत और सबको करनी चाहिए। इसमें कोई गैरत और इज्जत जो है, मेरे पास प्रोग्राम का बहुत मुख्तसर सा वक्त है। आसमा, आप क्या कहेंगी? देखिए जी, जो चीज़ें मैटर करती हैं ना, जहाँ पे हम बहुत जेनरसली एक अमन का पैगाम दे रहे हैं, वो आपका करतारपुर बॉर्डर है। इसके अलावा और भी हमने बहुत ही जेनरसली एक अमन की हमने बात की है। लेकिन जो चीज़ें वो हमारे ख़िलाफ़ यूज़ करते हैं, हमारा नेगेटिव इमेज बनाने में, उनके हवाले से जेनरसिटी कि कोई लॉजिक नहीं बनती। क्रिकेट में उन्होंने टोपिया आर्मी की कैप्स पहन के फील्ड में गए, एक मैसेज उन्होंने दिया पाकिस्तान के हवाले से। फिर उनकी मूवीज़ वो सारी की सारी फोकस्ड होती हैं, एक एजेंडा बेस्ड होती हैं। तो हमें भी कहीं ना कहीं तो स्टैंड लेना है ना। आई कम्प्लीटली एग्री, जो चीज़ मैटर करती है आवाम के लिए, उस पर पाकिस्तान कौम या ये हुकूमती इक़दाम जो हैं उस पर आप भी पॉजिटिव राय का इज़हार कर रही हैं। मेरे सिलसिला, आप क्या कहेंगे? 5000 साल की हिस्ट्री में पहली बार इंडिया इस पोजीशन में आया है, तो आप अपने गुडविल जेस्चर से उनको मरूब नहीं कर सकते। आप उनके साथ वैसा ही करें जैसा वो आपके साथ कर रहे हैं। अगर आपने अभिनंदन को अरेस्ट ना किया होता, उनका जहाज ना गिराया होता, तो आपके साथ क्या होता वो आप सोच भी नहीं सकते थे। आपने यू नीड टू टेक ए स्टैंड और आपने एज ए कौम फैसला करना होगा कि अगर वो हमारे साथ नहीं खेलना चाहते तो हम उनके साथ नहीं खेलेंगे। इससे आपने PSL पे तवज्जो देनी है, उस पे लोगों का क्रिकेट का नशा भी पूरा हो जाएगा और आपकी अपनी इकोनॉमी तो भी आपकी भी राय है कि वक्त आ गया है कि अब हमें स्टैंड लेना चाहिए। मामलात में इतनी लचक दिखाने की जरूरत नहीं है जितनी के माजी में हम दिखाते रहे। तो 4 एनालिस्ट ने हाँ की राय का इजहार किया है, लेकिन मुशर्रफ ना का इजहार करते रहे। नाज़रीन के साथ ही प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।